माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है माइक्रो प्रोपेगेशन, डेफिनेशन, मेथड्स, स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सूक्ष्म प्रवर्धन, परिभाषा, विधियाँ, सूक्ष्म प्रवर्धन की अवस्थाएं और इसका महत्व। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लोनल प्रोपेगेशन क्या होता है या क्लोनीय प्रवर्धन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी बताया आपको कि पौधों के अंदर दो तरह का जनन होता है या दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है ना। अलैंगिक जनन, इसको बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब जो क्लोन्स होते हैं, ठीक है, क्लोन्स क्या होते हैं? जब पौधे का जीन प्रारूप अपने जनक के 100% समान होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोन प्लांट बोल देते हैं या क्लोन पौधा बोल देते हैं। ठीक है। तो क्लोनीय प्रवर्धन का मतलब क्या है? नए क्लोन पौधों का उत्पादन या प्रोडक्शन। ठीक है। प्रवर्धन का मतलब होता है संख्या को बढ़ाना, ठीक है, या गुणन करना। और किसका गुणन करना है? क्लोन्स का, यानी क्लोन प्लांट्स का या क्लोनीय पौधों का हमें क्या करना है? गुणन करना है। इसी को क्या बोल देते हैं? क्लोनीय प्रवर्धन बोल देते हैं। ठीक है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है भाई? पौधे के कायिक भाग से, ठीक है, नया संतति पौधा बनता है, यही होता है। यानी इसमें केवल एक ही जनक पौधा भाग लेगा। ठीक है। तो एक जनक पौधे से एक नया संतति पौधा डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोजेनी प्लांट बनेगा या संतति पौधा बनेगा, इसका जीन प्रारूप या जीनोटाइप बिल्कुल अपने जनक पौधे के समान होगा 100%, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट प्लांट या एक ही जनक पौधा पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पौधे की आनुवंशिक रूप से एक समान संततियां, तो जो प्रोजेनीज या संततियां बनेगी वो कैसी होंगी? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी, आनुवंशिक रूप से कैसी होंगी? एक समान होंगी। इनको उत्पन्न करना है ना, और इनको उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या होगा? गुणन होगा, है ना, या मल्टीप्लिकेशन होगा। और इसी प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोनीय प्रवर्धन या क्लोनल प्रोपेगेशन बोल देते हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक क्लोनीय प्रवर्धन क्या होता है ना, मैंने आपको अभी बताया। कलम के द्वारा हम एक एक पौधा है, उससे हम लोग कलम काटते हैं सीजर या कैंची की सहायता से, और उस कलम को हम लोग क्या करते हैं? मृदा के अंदर या सॉइल के अंदर उसका ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं या रोपित कर देते हैं। ठीक है। और फिर उससे नया पौधा बन जाता है। ठीक है। तो एक पौधे से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 नए पौधे या 20 नए पौधे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो कलम ली है उसका साइज़ कितना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है क्लोनीय प्रवर्धन का या क्लोनल प्रोपेगेशन का, नेचुरल जो है, प्राकृतिक जो है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? कठिन होता है। ठीक है। बहुत हार्ड होता है, खर्चीला होता है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी, और ये असफल भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सफल हो जाएगा, ये कई बार क्या होता है? ये असफल हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है भाई? एनवायरमेंटल इफेक्ट। हमने सॉइल के अंदर कलम को रोपित किया है, तो सॉइल जो है, सॉइल का एनवायरनमेंट, ठीक है, प्लस जो आउटर एनवायरनमेंट होता है प्लांट का, है ना, जैसे टेम्परेचर है, इसके अलावा क्या हो सकता है? लाइट इंटेंसिटी है ना, जो सॉइल है उसकी पोरोसिटी है, उसके अंदर गैसेस का कंटेंट कितना है वो है, या उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्राकृतिक क्लोनीय प्रवर्धन को या नेचुरल क्लोनल प्रोपेगेशन को। ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जो माइक्रो प्रोपेगेशन है या सूक्ष्म प्रवर्धन है, वो क्या होता है? उसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है अभी? पादप के कायिक भाग को हमें कर्तोत्तक के समान उपयोग करना है। ठीक है। सबसे पहले पादप का कायिक भाग कौन सा होता है? जैसे जो सोमैटिक पार्ट है प्लांट का, वो क्या हो सकता है? जैसे स्टेम हो सकता है, तना उसका, या उसकी पत्ती हो सकती है, पर्ण, या उसकी लीफ हो सकती है ना, लीफ या पर्ण मैंने बता दिया आपको, या उसका रूट हो सकती है। तो ये इसके क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं या कायिक भाग होते हैं। तो इन कायिक भागों को हमें क्या करना है? एक्सप्लांट के रूप में या कर्तोत्तक के रूप में इनका उपयोग करना है।
ठीक है। और फिर हमें स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर या निर्जमित परिस्थितियों के अंदर हमें कृत्रिम माध्यम के ऊपर, आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर इसका क्या करना है, कल्चर करना है या संवर्धन करना है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्लोनीय प्रवर्धन की जो कृत्रिम विधि है ना, यानी क्लोनल प्रोपेगेशन की जो आर्टिफिशियल मेथड है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोनीय प्रवर्धन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम उसको लैब में कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो क्लोन शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सबसे पहले दिया था वेबर ने, ठीक है। तो इस वेबर का नाम आपको ध्यान में रखना है, इसने सबसे पहले क्लोन शब्द का उपयोग किया था। अब कुछ खास बातें देख लेते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है वो बहुत ही कम स्पेस के अंदर हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लैब में करना है तो लैब के अंदर जगह जो है वो बहुत ही कम होती है हमारे पास, तो बहुत कम जगह के अंदर हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत कम समय में, ठीक है ना, मतलब टाइम जो है या समय जो है वो भी बहुत कम लेता है ना, बहुत जल्दी हम लोग प्लांट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा, ठीक है। एक पौधे से कितने प्लांट्स, बहुत अधिक संख्या में, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में या मल्टीपल प्लांट्स, हजारों की संख्या में हम लोग बोल सकते हैं एक प्लांट से। सूक्ष्म कायिक प्ररोह क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो वेजिटेटिव शूट्स बना बना लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो माइक्रो वेजिटेटिव शूट्स होते हैं, है ना, इनको आगे जाके क्या बनाना होता है, एक नया प्लांट डेवलप करना होता है। तो जितनी संख्या में हमें ये शूट्स मिलेंगे उतनी ही संख्या में हमें प्लांट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो एक पौधे से हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा नए प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। अब आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो प्रोपेगेशन है उसके लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है, यानी उत्तक संवर्धन की जो तकनीक है उसका उपयोग किसने शुरू किया था, ठीक है। ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन है ये एक तरह का उत्तक संवर्धन ही होता है, एक तरह का टिश्यू कल्चर ही होता है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सूक्ष्म भाग या जो माइक्रो पार्ट लेते हैं किसका, प्लांट का, वो क्या होता है, एक टिश्यू होता है या उत्तक होता है प्लांट का, ठीक है। और उसको हम लोग कल्चर करते हैं या उसका संवर्धन करवाते हैं तो उसको हम लोग उत्तक संवर्धन भी बोल देते हैं या टिश्यू कल्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था भाई, 1960 के अंदर जी मोरेल ने किया था, ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है। तो इसने शुरू किया था सबसे पहले, उसने कौन से प्लांट को लेकर माइक्रो प्रोपेगेशन करवाया था, तो उसने ऑर्किड प्लांट्स के लिए, यानी ऑर्किड के जो प्लांट्स होते हैं उनके प्रवर्धन के लिए, है ना, यानी एक ऑर्किड के प्लांट का प्रवर्धन करना है, गुणन करना है, तो उसके लिए उसने ऑर्किड के कायिक भाग को, सूक्ष्म कायिक भाग को, या हम कह सकते हैं माइक्रो वेजिटेटिव पार्ट को लेकर और उसका उत्तक संवर्धन किया या टिश्यू कल्चर किया, ठीक है। और उससे बहुत अधिक संख्या में ऑर्किड के जो प्लांट्स थे या क्लोन प्लांट्स थे वो डेवलप किए थे, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन विधियां। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो 4 मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेथड्स कौन कौन सी हैं, विधियां कौन कौन सी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिख रही होगी आपको मल्टीप्लिकेशन बाय शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक होता है उसके द्वारा गुणन, ये कहाँ पर होता है अभी, जो शूट का बिल्कुल एपेक्स होता है, ठीक है। शूट किसको बोलते हैं अभी, जो पौधे का जमीन के ऊपर वाला भाग होता है वो सारे का सारा क्या कहलाता है, शूट कहलाता है, ठीक है। या आप उसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर प्ररोह। तो इस शूट या प्ररोह का जो शीर्षस्थ भाग होगा, बिल्कुल एपेक्स वाला पार्ट होगा, ठीक है, उसमें एक उत्तक होता है जिसको बोलते हैं विभज्योतक या मेरिस्टेम, ठीक है। और इसका नाम क्या पड़ गया,
शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, तो इस शूट एपिकल मेरिस्टेम को लेकर हम लोग उत्तक संवर्धन करते हैं, टिश्यू कल्चर करवाते हैं और उसके द्वारा फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं या उसका गुणन कर लेते हैं प्लांट्स का। ठीक है, तो पहली विधि ये हो सकती है। दूसरी विधि के अंदर देखो क्या कहता है ये, मल्टीप्लिकेशन बाय एडवेंटिशियस शूट, अपस्थानिक प्ररोह द्वारा गुणन। तो अपस्थानिक प्ररोह क्या चीज होती है? अभी जो पौधे का ऊपर वाला भाग है, जमीन के ऊपर वाला, वो क्या कहलाता है? शूट या प्ररोह कहलाता है। ठीक है, अब इस प्ररोह का कोई भी पार्ट ले लो आप, चाहे तो स्टेम का कोई पार्ट ले लो, चाहे लीफ का कोई पार्ट ले लो, ठीक है, या उसकी जो ब्रांच है, शाखा है, उसका कोई एक छोटा सा भाग ले लो, ये क्या कहलाते हैं? ये इसके अपस्थानिक या एडवेंटिशियस पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस शूट या अपस्थानिक प्ररोह। इसको लेके हम लोग क्या करवाते हैं? उत्तक संवर्धन करवाते हैं, टिश्यू कल्चर करवाते हैं और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन या गुणन करते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड ये हो सकती है। तीसरी मेथड देखो, मल्टीप्लिकेशन बाय एडवेंटिशियस एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अपस्थानिक भ्रूण निर्माण द्वारा गुणन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो, जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है, ये किससे बनता है? जाइगोट से बनता है। और जाइगोट कैसा होता है? भाई द्विगुणित होता है। ठीक है, और जाइगोट बनता कैसे है? नर और मादा युग्मकों के फ्यूजन से, मेल और फीमेल गैमेट जो है उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। और जाइगोट में फिर रेगुलर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और फिर उससे क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है या भ्रूण बनता है। लेकिन अगर भ्रूण का निर्माण कायिक कोशिका से हो, ठीक है, या सोमैटिक सेल से हो या वेजिटेटिव सेल से हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडवेंटिशियस एम्ब्रियो, या इसको क्या बोलेंगे? अपस्थानिक भ्रूण बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भी? कोई भी कायिक कोशिका लेंगे पौधे की और उसको कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर उसका संवर्धन करेंगे, कल्चर करेंगे और फिर उससे क्या डेवलप करेंगे हम लोग? भ्रूण डेवलप करेंगे या एम्ब्रियो डेवलप करेंगे। और इस एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? अपस्थानिक भ्रूण या एडवेंटिशियस एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर इस एडवेंटिशियस एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप करेंगे गुणन या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये है भी थर्ड मेथड। और फिर लास्ट मेथड आती है इसमें, कैलस संवर्धन द्वारा गुणन, मल्टीप्लिकेशन बाय कैलस कल्चर। तो इसमें जो प्लांट टिश्यू होता है या पादप का उत्तक होता है, उससे कैलस के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। कैलस बन गया, अब इस कैलस के पार्ट्स करके, छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर उनका कृत्रिम माध्यम के ऊपर संवर्धन करते हैं, उत्तक संवर्धन करते हैं और फिर उससे क्या किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन या गुणन किया जाता है। ठीक है, तो ये चार मेथड्स हैं या विधियां हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन की। तो इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक द्वारा गुणन। ठीक है, तो जो प्ररोह होते हैं यानी कि जो शूट्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं कक्षस्थ यानी एक्सिलरी, और दूसरे होते हैं शीर्षस्थ यानी एपिकल। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक पौधा है, उसमें साइड ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें शाखाएं नहीं है या शाखाएं हैं तो बहुत छोटी हैं। यानी एक पौधे के अंदर अगर मुख्य तना है और उस मुख्य तने पर साइड ब्रांचेस थोड़ी बहुत उपस्थित हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भी? शीर्षस्थ प्ररोह या एपिकल शूट बोलेंगे। लेकिन अगर हम उस शूट को बिल्कुल एपेक्स से या बिल्कुल शीर्ष भाग से काट दें, ठीक है, तो ये जो पौधा होगा ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? झाड़ी के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, मेन स्टेम तो इसमें भी रहेगा लेकिन शाखाएं बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएंगी और इस तरह का प्ररोह क्या कहलाता है? कक्षस्थ प्ररोह या एक्सिलरी शूट कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों ही तरह के शूट्स में क्या होता है भाई? एक विभज्योतक या मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, ये जो विभज्योतक या मेरिस्टेम है ये या तो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, और या फिर क्या हो सकता है? ये सक्रिय या एक्टिव होता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पादप की कार्यकीय अवस्था पर। ठीक है, जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल स्टेज है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो विभज्योतक है या मेरिस्टेम है वो सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा। ठीक है, ज़्यादातर ये सक्रिय ही होता है। लेकिन जब प्लांट
रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब उसके अंदर फ्लावर्स बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये निष्क्रिय हो जाता है ना, या इसकी जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, बहुत ही धीमी हो जाती है। लेकिन जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है, कायिक वृद्धि कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ये जो विभोजक है वो कैसा रहता है, सक्रिय रहता है या एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल स्टेज के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अभी इन शूट एपेक्स को काटना है ना। जो शूट है उसका जो एपेक्स भाग होता है यानी एपिकल पार्ट होता है उसको काटना है। इसको प्ररोह शीर्ष बोल देते हैं, है ना, या शूट एपेक्स बोल देते हैं। इनको काट लिया और काटने के बाद हम लोग इसको एक पोषक माध्यम या एक न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर संवर्धित करते हैं। लेकिन हमें खास बात यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि इस पोषक माध्यम के अंदर हमें ग्रोथ रेगुलेटर्स नहीं डालने हैं, है ना। तो वृद्धि नियामक रहित, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेगुलेटर लेस जो न्यूट्रिएंट मीडियम या पोषक माध्यम है उसके ऊपर हमें इन शूट एपेक्स को संवर्धित करना है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अभी ये जो शूट एपेक्स होगा ये शीर्ष प्रभाविता या इसको बोल देते हैं एपिकल डोमिनेंस प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि इसमें जो मुख्य अक्ष है या मुख्य तना है ना, मेन एक्सिस जो होता है या मेन स्टेम जो है वो सीधा लंबाई में ऊपर की तरफ वृद्धि करता जाता है लगातार। ठीक है, तो इसमें जो साइड ब्रांचेस होंगी वो बहुत ही कम विकसित होंगी या बहुत ही छोटी होंगी, संख्या में भी कम होंगी। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस। तो ये कैसी होती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है या प्रबल होती है। ठीक है, और इससे होगा क्या, फिर एकल शीर्षस्थ प्ररोह उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब एक सिंगल एपिकल शूट बनेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही शूट बनेगा इसके अंदर, इसमें बहुत सारे शूट्स नहीं बनेंगे अगर हम माध्यम के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स नहीं मिलाते हैं तो। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, इसको अपने डायग्राम से देख सकते हैं। अभी जैसे ये मान लीजिए एक शूट है, इसका हमें शूट एपेक्स चाहिए, प्ररोह शीर्ष चाहिए, तो ये यहाँ से हमने काट लिया। काटने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें हमने माध्यम डाल रखा है, इस माध्यम में ध्यान में क्या रखना है, हमें साइटोकाइनिन नहीं डालना है, ये साइटोकाइनिन रहित है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है, एक तरह का ग्रोथ रेगुलेटर है, वृद्धि नियामक है, तो ये हमें इसमें नहीं डालना है, तो इससे रहित होना चाहिए ये माध्यम। इस माध्यम के ऊपर हमने क्या किया, शूट एपेक्स को काट कर और इसके ऊपर इसको स्टैब्लिश कर दिया या स्थापित कर दिया। ठीक है, अब हम कॉटन प्लग से इसको बंद कर देंगे, इस संवर्धन ट्यूब को या कल्चर ट्यूब को, और फिर इसको कहाँ रखेंगे, इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे। तो इंक्यूबेटर में रखने पर हमें कुछ दिनों के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हमें इससे एक शूट डेवलप हो जाएगा इस ट्यूब के अंदर, और वो शूट कैसा होगा, भी एकल होगा, यानी अलोन होगा, अकेला होगा। ठीक है, तो एकल शीर्षस्थ प्ररोह या सिंगल एपिकल शूट डेवलप होगा इससे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस या प्रबल शीर्ष प्रभाविता। ठीक है, इससे ये होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम ये जो शूट एपेक्स है या जो प्ररोह शीर्ष है, इसको हम लोग पोषक माध्यम या न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर संवर्धित करें। किस न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिसमें हमने ग्रोथ रेगुलेटर डाल रखा है। अब कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर डालना है इसके अंदर, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन को इस पोषक माध्यम के अंदर या न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमें डालना है। ठीक है, और फिर इन प्ररोह शीर्ष को यानी शूट एपेक्स को संवर्धित करना है या कल्चर करना है इनका। तो इससे होगा क्या भाई, इससे कक्षस्थ प्ररोह उत्पन्न करते हैं। कक्षस्थ का मतलब क्या होता है, एक्सिलरी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जो शीर्ष प्रभाविता है या एपिकल डोमिनेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और होगा क्या, एक्सिस के अंदर या पर्ण के कक्ष से नया शूट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के प्ररोह को या शूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, कक्षस्थ प्ररोह या एक्सिलरी शूट्स बोल देते हैं। तो एक्सिलरी शूट्स बनने शुरू हो जाएंगे, और जो आगे प्रवर्धित होकर इनका फिर आगे क्या होगा, और डेवलपमेंट होगा, और क्या बनेंगे, द्वितीयक व तृतीयक प्ररोहों का समूह बनाते हैं, है ना। सेकेंडरी और टर्शरी जो शूट्स हैं उनका एक ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो
तो इस तरह से एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक झाड़ीनुमा संरचना बन जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे शूट्स जो हैं या शूट एपेक्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी ये जो समूह हैं या ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको फिर से हम लोग सब डिवाइड करते हैं। सीजर की हेल्प से, कैंची की सहायता से इनको काट लेते हैं या उप विभाजित कर लेते हैं, और फिर नए ताज़ा माध्यम के ऊपर या फ्रेश मीडियम के ऊपर इनको स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और फिर से ये क्या करेगा, फिर से वही करेगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी शूट्स बनाएगा या द्वितीयक और तृतीयक प्रवाहों का एक समूह बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बार बार इसको क्या कर सकते हैं, उप विभाजित करके, सब डिवाइड करके, और इसका संवर्धन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पौधा जो है उसका हमने सिर्फ एक शूट एपेक्स लिया था, उससे हमने कई सौ जो प्ररोह हैं या शूट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं, अगर हम माध्यम के अंदर साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर या वृद्धि नियामक डाल दें तो। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं हम लोग डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक शूट है और इसका हमें एपेक्स लेना है, ये है प्ररोह शीर्ष या शूट एपेक्स बोल देते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ब्लेड की सहायता से इसको काट लिया है, और काटने के बाद फिर हम लोग इसको संवर्धन ट्यूब के अंदर या कल्चर ट्यूब के अंदर इसको माध्यम के ऊपर स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन इस माध्यम के अंदर क्या होना चाहिए, साइटोकाइनिन उपस्थित होना चाहिए। साइटोकाइनिन क्या है, एक ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, तो जब हम साइटोकाइनिन युक्त माध्यम पर इस शूट एपेक्स को या प्ररोह शीर्ष को एस्टैब्लिश करते हैं, और फिर इसको कॉटन प्लग की सहायता से बंद कर देते हैं, और फिर इसको कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे शूट्स, है ना, यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे आपको, 3 अलग अलग शूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अलोन नहीं है, एकल नहीं है। ठीक है, सिंगल नहीं है ये कितने हैं, 3 हैं, यानी हम कह सकते हैं मल्टीपल हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कक्षस्थ प्ररोह या एक्सिलरी शूट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अब हम इनको सब डिवाइड करेंगे। सब डिवाइड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो कितने शूट्स दिख रहे हैं आपको, 3 शूट्स दिख रहे होंगे, 1 2 एंड 3। इनको हमने डिवाइड कर लिया, ब्लेड की हेल्प से अलग अलग कर लिया, है ना, तो तीनों को अलग अलग कर लिया, और इनमें से किसी एक को फिर हम माध्यम पर स्थापित कर देते हैं, नए माध्यम के ऊपर, है ना, संवर्धन ट्यूब में या कल्चर ट्यूब के अंदर, जिसमें क्या हो, साइटोकाइनिन जो ग्रोथ रेगुलेटर है वो उपस्थित हो। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, एक ब्रांच है, ये एक शाखा है, इसका कल्चर करेंगे तो इससे फिर से आगे 3 कक्षस्थ प्ररोह यानी एक्सिलरी शूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूअसली आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या गुणन हो रहा है। ठीक है, तो हमने इस मल्टीप्लिकेशन को शुरू कहाँ से किया था, शूट एपेक्स से। ठीक है, और इस शूट एपेक्स के अंदर क्या होता है, मेरिस्टेम होता है ना, या विभज्योतक होता है, और उसको क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, तो ये है अभी पहली मेथड या पहली विधि जिसके द्वारा हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये जो उप विभाजन या सब डिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर माध्यम के अंदर या मीडियम के अंदर जितने भी बेसिक नीड्स हैं, है ना, जितनी भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, है ना, पोषण से रिलेटेड या न्यूट्रिएंट्स से संबंधित, उसकी हम लोग अगर कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं माध्यम के अंदर या मीडियम के अंदर, ठीक है, तो ये जो उप विभाजन यानी सब डिवीजन और समूह संवर्धन है, यानी जो ग्रुप कल्चर है, इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं या पुनरावर्तित कर सकते हैं। कब तक, इन्फिनेटिव टाइम के लिए, यानी अनंत समय के लिए। ठीक है, और जब तक हम लोग चाहें तब तक इसको रिपीट कर सकते हैं या पुनरावर्तित कर सकते हैं। ठीक है, एक समय यहाँ पे दे रखा है 4 से 8 सप्ताह। तो 4 से 8 सप्ताहों के अंदर जो माइक्रो प्रोपेगेशन है या सूक्ष्म प्रवर्धन है, उसके कितने गुणन चक्र रिपीट कर सकते हैं, 5 से 10 गुणन चक्र पुनरावर्तित किए जा सकते हैं या रिपीट किए जा सकते हैं। ठीक है, और एक वर्ष के अंदर हम लोग कितने क्लोन प्लांट्स या क्लोनीय पौधे विकसित कर सकते हैं भाई, 0.1 से लेके 3.0 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, क्लोनीय प्लांट्स या क्लोनीय पौधे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा या इस मेथड के द्वारा।
तो ये है अभी पहली मेथड। उसके बाद दूसरी मेथड की हम लोग बात करते हैं, इसका नाम है अपस्थानिक प्ररोह द्वारा गुणन, मल्टीप्लिकेशन बाय एडवेंटिशियस शूट। तो एडवेंटिशियस शूट क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी थी। तो अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं वो किसी भी पादप संरचना से विकसित हो सकती हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव बड्स होती हैं वो किसी भी प्लांट स्ट्रक्चर से डेवलप हो सकती हैं, चाहे वो स्टेम हो उसका, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो। ठीक है, ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन होगा जो हम लोग इस मेथड के अंदर कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, जो संगठित पादप उत्तक है उसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है, देखो जो स्टेम से हम लोग उत्तक ले रहे हैं, टिश्यू ले रहे हैं, उसमें जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, विभेदित होती हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, जैसे कुछ अधिचर्म कोशिकाएं होंगी, एपिडर्मल सेल्स, कुछ कॉर्टिकल सेल्स होंगी, है ना, कॉर्टेक्स सेल्स होंगी, कुछ कैम्बियम की सेल्स होंगी, है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं, संगठित पादप उत्तक या ऑर्गेनाइज्ड प्लांट टिश्यू। तो जितनी ज़्यादा विभेदित या डिफ्रेंशिएटेड प्लांट टिश्यू होगा या पादप उत्तक होगा, उतना ही जल्दी या आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो इसकी उपस्थिति पर या प्रेजेंस पर डिपेंड करता है माइक्रो प्रोपेगेशन। अब हम लोग एक्सप्लांट के रूप में कौन सा पार्ट लेंगे प्लांट का। ठीक है, तो हम लोग निम्न में से कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या संगठित पादप संरचना का उपयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं भाई, जैसे तना है, स्टेम्स, है ना, तना ले लो, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, परव या इंटरनोड ले सकते हैं, है ना। अब ये इंटरनोड या परव क्या होता है अभी, कुछ स्टेम्स कैसे होते हैं भाई, कुछ स्टेम्स में क्या होता है, जो स्टेम है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होता है या विभेदित होता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं के अंदर, गेहूं के तने में आपने देखा होगा परव और परव संधियां होती हैं, है ना, वहाँ पे गांठें होती हैं या आपको जॉइंट दिखाई देंगे। तो जो जॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, परव संधि, या उसको बोलेंगे नोड। ठीक है, और जो नोड्स के बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड, या उसको बोल देते हैं परव। तो हम लोग परव या इंटरनोड ले सकते हैं। या फिर हम लोग जैसे लीफ है, तो लीफ का जो ब्लेड 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 होता है, यानी कि जो पर्ण फलक होता है, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा बीज पत्र या कोटाइलिडन्स, ये कहाँ पे होते हैं अभी, ये सीड के अंदर होते हैं या बीज के अंदर होते हैं। ठीक है, बीज के अंदर जो भ्रूण होता है या एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर कोटाइलिडन्स या बीज पत्र उपस्थित होते हैं। तो उन बीज पत्रों को हम लोग बीज से अलग कर सकते हैं, भ्रूण से अलग कर सकते हैं, और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा मूल लंबवन क्षेत्र या रूट इलोंगेशन जोन, है ना, जो रूट है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर अपने देखें तो उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल एपेक्स पर या शीर्ष पर क्या उपस्थित होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना, या मेरिस्टेम जोन बोल देते हैं इसको। उसके बाद आता है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन में सेल्स कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको इलोंगेशन जोन बोल देते हैं, लंबवन क्षेत्र। तो रूट का जो इलोंगेशन जोन है या लंबवन क्षेत्र है, वहाँ से कोई भी एक टिश्यू हम लोग निकाल सकते हैं ब्लेड की हेल्प से, और फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लांट के रूप में। इसके अलावा बल्ब, है ना, बल्ब्स किस में होते हैं अभी, जैसे प्याज है, ऑनियन, है ना, इसके अलावा लहसुन है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को बल्ब बोल देते हैं। तो इन बल्ब्स को हम लोग ले सकते हैं एज ए एक्सप्लांट। इसके अलावा घनकंद, है ना, कॉर्म्स, जैसे अरबी है, तो अरबी जो है कॉर्म जो है उसका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और उसको हम लोग ले सकते हैं एज ए एक्सप्लांट। इसके अलावा कंद, ट्यूबर्स, ये किस में होता है, आलू के अंदर या पोटैटो के अंदर। तो पोटैटो का कोई भी पीस ले सकते हैं हम लोग, छोटा टुकड़ा ले सकते हैं एक्सप्लांट के रूप में। इसके अलावा प्रकंद या राइजोम, है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा अदरक, है ना, तो जिंजर या अदरक जो है उसका एक छोटा सा पीस हम लोग ले सकते हैं, तो वो क्या है, प्रकंद है या राइजोम है। तो ये है एक्सप्लांट्स जो हम लोग ले सकते हैं इस मेथड के अंदर। अब ये जो करतोतक या एक्सप्लांट मैंने आपको बताए हैं,
अगर हम इनको माध्यम के ऊपर संवर्धित करें, है ना, और उस माध्यम के अंदर क्या होने चाहिए, उचित मात्रा में या सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या वृद्धि नियामक हैं वो उपस्थित हों। ठीक है, तो हम लोग प्रेरित कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं इन्हें, किसके लिए, विभज्योतक क्षेत्र बनाने के लिए, है ना, या हम कह सकते हैं मेरिस्टेम जोन बनाने के लिए। और ये मेरिस्टेम जोन किस लिए चाहिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है या गुणन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उपयुक्त संवर्धन माध्यम के ऊपर जो सुइटेबल कल्चर मीडियम होगा उसके ऊपर हम लोग इस मेथड के द्वारा बहुत सारे शूट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं या बहुत सारे प्ररोहों का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। अब ध्यान से इसको सुनना, हमने एक अधिचर्म कोशिका ली, एक एपिडर्मल सेल ली। ठीक है, उस एपिडर्मल सेल को हमने कल्चर करवाया मीडियम के ऊपर या माध्यम के ऊपर, और उस माध्यम में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स थे या वृद्धि नियामक थे वो उपस्थित थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अधिचर्म कोशिकाओं को, एपिडर्मल सेल्स को विभाजन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो विभाजन से क्या होगा, एक अधिचर्म कोशिका से एक कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। अब इस कोशिकीय समूह के अंदर या ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर हम लोग एक जोन को डेवलप करेंगे, और उस जोन का नाम क्या है भाई, मेरिस्टेम जोन या विभज्योतक क्षेत्र। ठीक है, और ये विभज्योतक क्षेत्र आगे चलकर बहुत अधिक संख्या में, है ना, मल्टीपल नंबर्स के अंदर जो अपस्थानिक प्ररोहों का निर्माण है या एडवेंटिशियस शूट्स का जो फॉर्मेशन है उसको प्रेरित किया जा सकता है या इंड्यूस किया जा सकता है इनके निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये खास बात होती है अभी इस मेथड की जो आपको ध्यान में रखनी है, विभज्योतक क्षेत्र का निर्माण या मेरिस्टेम जोन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब बल्ब या घनकंद का जो प्ररोह होता है, ठीक है, इसका जो शूट होगा, बल्ब या घनकंद का जो शूट होगा, उसके आधार पर बिल्कुल बेस पर हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल कट लगाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर कट लगाएंगे, और फिर उसको उपयुक्त माध्यम के ऊपर संवर्धन करेंगे उसका। ठीक है, तो उसको हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली उसका सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ठीक है, बल्ब या घनकंद का। लीफ की बात करते हैं, अगर अपने लीफ को एक्सप्लांट की तरह यूज करें तो जो डेवलप हो रही पर्ण होती है या लीफ होती है, डेवलप हो रही का मतलब क्या है, हमें लीफ को लेना है यंग स्टेज के अंदर, तरुण अवस्था के अंदर। हमें फुली मैच्योर्ड लीफ नहीं लेनी है ना, पूरी तरह से परिपक्व लीफ नहीं लेनी है, बल्कि हमें विकसित हो रही पर्ण लेनी है। तो जो यंग लीफ होगी वो विकसित हो रही होगी, है ना। उसकी जो पृष्ठ सतह होती है या डोर्सल सरफेस होती है, ठीक है, उसको हम लोग उपयुक्त माध्यम पर संवर्धित करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो डोर्सल सरफेस होगी या पृष्ठ सतह होगी पर्ण की, विकसित हो रही पर्ण की, उसको हमें माध्यम के ऊपर टच करवाना है। ठीक है, तो डोर्सल सरफेस या पृष्ठ सतह माध्यम पर टच करनी चाहिए, उसका संवर्धन करेंगे, और फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, प्ररोहों के समूह विकसित किए जा सकते हैं। जो शूट्स हैं उनको, उनके बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। तो ये खास बात होती है अभी इस मेथड की। इसके अलावा जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं या संकर पौधे होते हैं, अनंत समय तक यानी इन्फिनेटिव टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सतत यानी लगातार या कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर सकते हैं, शूट ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए या प्ररोह समूह के निर्माण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो प्ररोह शीर्ष होते हैं यानी शूट के जो एपेक्स होते हैं उनको, उनकी काट छांट की जाती है। ठीक है, और ऐसा करने से हम लोग लगातार या कंटिन्यूअसली इनको डेवलप कर सकते हैं। तो संकर पौधे जो हैं या हाइब्रिड जो प्लांट्स होते हैं, इनके क्लोन्स को डेवलप करके, ठीक है, हम लोग एक नई क्रॉप डेवलप कर सकते हैं, हाइब्रिड क्रॉप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो F1 प्लांट्स होते हैं या F1 पौधे होते हैं, संकर पौधे जो होते हैं, उनसे हम लोग इनकी पॉपुलेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है
उसके बाद थर्ड मेथड इसके अंदर आती है अपस्थानिक भ्रूण द्वारा गुणन, मल्टीप्लिकेशन बाय एडवेंटिशियस एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग अपस्थानिक भ्रूण या एडवेंटिशियस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी एक अन्य उपयोगी विधि है, एक अदर यूजफुल मेथड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं अनेक पादप जातियों के अंदर, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज के अंदर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। सभी में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हैं जिनके अंदर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, जो एक्सप्लांट होते हैं, है ना, जो वास्तविक कृंतकोतक या जो रियल एक्सप्लांट होते हैं, एक्सप्लांट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग अपस्थानिक भ्रूण निर्माण के लिए या एडवेंटिशियस एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए हम लोग उनको प्रेरित कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज या पादप जातियां ऐसी हैं जिनमें उसके डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सप्लांट्स होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो कृंतकोतक होते हैं उनसे हम लोग नेचुरली या प्राकृतिक रूप से भ्रूण को विकसित कर सकते हैं या एम्ब्रियो को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरली भी ये कुछ प्लांट स्पीसीज के अंदर ये जो करैक्टर है या गुण है ये पाया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। ऑर्किड जो प्लांट होता है, ठीक है, उसका जो उसकी जो लीफ होती है या पर्ण होती है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, शीर्ष को काटना है। यंग लीफ जो होगी उसकी या जो तरुण पर्ण होगी उसके शीर्ष भाग को हमें काटना है, एपेक्स को काटना है लीफ के, और फिर उसको हमें संवर्धित करना है कल्चर मीडियम के ऊपर। ठीक है, तो उससे हम लोग बड़ी संख्या के अंदर यानी मल्टीपल नंबर्स के अंदर हम लोग भ्रूणाभ उत्पन्न कर सकते हैं। भ्रूणाभ को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोइड। एम्ब्रियोइड क्या है अभी, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, भ्रूण समान संरचना को एम्ब्रियोइड या भ्रूणाभ बोलते हैं। तो ये भ्रूणाभ के निर्माण को हम लोग डेवलप कर सकते हैं या उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑर्किड की खास बात ये है, इसमें ध्यान में रखना है। दो प्लांट्स और हैं भाई, नींबू व आम, है ना, सिट्रस एंड मैंगो। इन प्लांट्स में क्या होता है भाई, इनका जो बीजांड काय होता है ना, इनका बीजांड काय, बीजांड काय का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस किस में होगा, ओव्यूल या बीजांड के अंदर होगा। और ये जो उत्तक है ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है यानी डिप्लॉयड होता है। इस उत्तक को अगर हम संवर्धित करें कृत्रिम माध्यम के ऊपर तो इससे हम लोग मल्टीपल एम्ब्रियोज या बहुत सारे भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बहुभ्रूण, है ना, या पॉली एम्ब्रियोइनी बोल देते हैं इसको। तो मल्टीपल एम्ब्रियोज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये इन दो प्लांट्स की खास बात होती है। तो ये जो अपस्थानिक भ्रूणाभ या भ्रूण हमने बनाए हैं ये कैसे होते हैं भाई, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं या द्विगुणित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और इनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं किसके लिए, माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, किस रूप में, क्लोनीय सामग्री के रूप में यानी क्लोनल मटेरियल के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और कृत्रिम रूप से विभिन्न जो एक्सप्लांट्स होते हैं या कर्तोतक होते हैं उनसे डेवलप किए गए जो कायिक भ्रूण हैं या वेजिटेटिव एम्ब्रियोज हैं या सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं वो क्लोनीय प्रवर्धन के लिए यानी क्लोनल प्रोपेगेशन के लिए एक अच्छी सामग्री जो है या एक बेटर मटेरियल जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भ्रूण विकसित करना है, सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण को डेवलप करना है और फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्लांट के रूप में या कर्तोतक के रूप में। उसके बाद लास्ट मेथड इसके अंदर आती है कैलस संवर्धन के द्वारा गुणन, मल्टीप्लिकेशन बाय कैलस कल्चर। तो इसमें कैलस का निर्माण किया जाएगा सबसे पहले और फिर उस कैलस से मल्टीपल शूट सिस्टम डेवलप किए जाएंगे यानी बहुत सारे प्ररोह तंत्र विकसित किए जाएंगे और फिर बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन होता है ना, या हम इसको क्लोनीय प्रवर्धन भी कह सकते हैं, हालांकि ये नेचुरल प्रोसेस है क्लोनीय प्रवर्धन या क्लोनल प्रोपेगेशन। तो उसमें होता क्या है अभी, जो एक्सप्लांट हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कर्तोतक हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे सीधे ही प्लांटलेट का निर्माण हो जाए, है ना, हमें ये चाहिए होता है कि बीज के अंदर जो भ्रूण बन रहा है या जो कैलस बन रहा है वो वांछित नहीं होता है, डिजायर्ड नहीं होता है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि इनका निर्माण हो, हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हम लोग
एक्सप्लांट ले रहे हैं, उस एक्सप्लांट से डायरेक्टली क्या बन जाए, प्लांटलेट बन जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो शूट फॉर्मेशन है या प्ररूप निर्माण है वो कैसे होता है, उससे पहले क्या बनेगा, कैलस बनेगा, और कैलस से फिर हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंग जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण जनन के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, तो शूट का जो फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, ये एक्सप्लांट से क्या बनेगा, कैलस बनेगा, और फिर कैलस को हम लोग इंड्यूस करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, और फिर जाके जो मल्टीपल शूट्स हैं उनका निर्माण होता है। अब ये जो मेथड है, लास्ट मेथड जो है, इसकी एक लिमिटेशन है या इसकी एक सीमा है। इसमें क्या होता है, जो कैलस की कोशिकाएं होती हैं वो आनुवंशिक रूप से स्थायी नहीं होती हैं। ठीक है, जेनेटिकली ये स्टेबल नहीं होती। इसका क्या मतलब है, जो कैलस है उसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या आनुवंशिक जो अ, उनका संगठन है वो अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, कोई कोशिका ऐसी होगी जिसमें विभाजन की क्षमता अधिक होगी, कोई कोशिका ऐसी होगी जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी। तो जेनेटिकली ये क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं या अस्थायी होती हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जो कैलस होता है इसको हम लोग एकल क्लोन नहीं कह सकते, है ना। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये एक सिंगल क्लोन है। ठीक है, और अगर हम एकल क्लोन विकसित करना भी चाहते हैं, यानी जो कैलस का निर्माण अगर अपन करना भी चाहते हैं, तो इसके अंदर जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है ना, समय जो है वो बहुत ज़्यादा लेता है ये जो प्रक्रिया है। इसके अलावा ये जो कैलस की कोशिकाएं हैं ये आनुवंशिक रूप से अस्थायी होने के कारण या जेनेटिकली अनस्टेबल होने के कारण इनके अंदर रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है ना, यानी कि जो पुनर्जनन की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। यानी इस कैलस से हम लोग जो नया प्लांट या न्यू प्लांट्स डेवलप करना चाहते हैं उसकी क्षमता इसमें बहुत कम होती है। किस वजह से, सिर्फ जेनेटिकली अनस्टेबल होने की वजह से या आनुवंशिक रूप से अस्थायी होने की वजह से। लेकिन सभी पादप जातियों के अंदर या सभी प्लांट स्पीसीज में ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर हम लोग ऐसे कैलस विकसित कर सकते हैं जो कैसे होते हैं, जेनेटिकली स्टेबल होते हैं या आनुवंशिक रूप से स्थायी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो कैलस होते हैं जो कि जेनेटिकली स्टेबल या आनुवंशिक रूप से स्थायी होते हैं, उनमें क्या होता है, जो परिधीय परतें होती हैं इनकी, है ना, यानी कि जो पेरिफ्री पर कैलस की बिल्कुल आउटसाइड वाली जो सेल्स होती हैं, बाहर वाली जो कोशिकाएं होती हैं, परिधीय परतें जो होती हैं, उनकी कोशिकाओं के अंदर हम लोग मेरिस्टेम जोन्स को यानी कि विभज्योतक क्षेत्र को बना सकते हैं या उनके निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेरिस्टेम जोन्स होंगे या विभज्योतक क्षेत्र होंगे ये कैसे होंगे, भी धीमी वृद्धि वाले होंगे, यानी इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो होगी। ठीक है, ये जो मेरिस्टेम लेयर्स होंगी या विभज्योतक परतें होंगी, इनमें द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। और ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं ये टोटिपोटेंसी प्रदर्शित करती हैं, यानी पूर्ण शक्तिता होगी। इसका मतलब क्या है, इन कोशिकाओं के अंदर संपूर्ण पौधों के निर्माण की क्षमता होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के कैलस को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर सब डिवाइड कर लेंगे, उपविभाजित कर लेंगे, और प्रत्येक टुकड़ा जो है ना, प्रत्येक जो पीस होगा इसका वो आगे बहुत सारे शूट सिस्टम जो है वो डेवलप कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है अभी माइक्रो प्रोपेगेशन की। उसके बाद लास्ट में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर सूक्ष्म प्रवर्धन की अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टोटल 5 स्टेजेस होती हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की। कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेज 0 बोलते हैं इसको, या अवस्था 0 बोल देते हैं। फिर अवस्था फर्स्ट या स्टेज फर्स्ट, अवस्था सेकंड या स्टेज सेकंड, अवस्था थर्ड या स्टेज थर्ड, और फिर लास्ट है अवस्था 4 या स्टेज 4। सबसे पहले स्टेज 0 की बात कर लेते हैं, अवस्था 0 की। तो ये क्या, अभी इनिशियल स्टेज है सूक्ष्म प्रवर्धन की या माइक्रो प्रोपेगेशन की, प्रारंभिक चरण है ये। ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं, अभी
स्टॉक प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं। जो स्टॉक पौधे होते हैं, यानी जिस पौधे का हमें माइक्रो प्रोपेगेशन करवाना है उसका हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे या चयन करेंगे, और फिर इन प्लांट्स को हम लोग ग्रो करवाएंगे या इनकी वृद्धि करवाएंगे। कहाँ पर? नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर, ठीक है, यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर इनको ग्रो करवाएंगे। कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा अभी, जो पौधा डेवलप होगा या पौधा विकसित होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा प्लांट, और ओज पूर्ण या विग्रस होगा, है ना। तो फिर इस विग्रस एंड हेल्दी प्लांट से फिर हम लोग एक्स प्लांट का सिलेक्शन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पहली जो स्टेज है वो ये होती है। तो इस स्टेज के अंदर हमें सिलेक्शन करना है और उसको कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर या नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर इस प्लांट को 3 महीने के लिए हमें ग्रो करवाना है। तो ये पहली स्टेज होती है। उसके बाद दूसरी स्टेज जो है वो है स्टेज फर्स्ट या अवस्था फर्स्ट। इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं अभी जो स्वस्थ पौधे या हेल्दी प्लांट हमने स्टेज 0 के अंदर डेवलप किए हैं उनसे हम लोग एक्स प्लांट्स को सेपरेट करेंगे, कर्तोत्तक को पृथक करेंगे, ठीक है। और फिर जो सुइटेबल मीडियम होगा या उपयुक्त संवर्धन माध्यम होगा उसके ऊपर उसको एस्टैब्लिश कर देंगे या स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेज फर्स्ट के अंदर हम लोग करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए जो कल्चर मीडियम यूज़ किया जाता है, 2 तरह के कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो काफ़ी फेमस है एमएस माध्यम, है ना, या एमएस मीडियम बोल देते हैं, और दूसरा है वाइट मीडियम या वाइट माध्यम इसको बोल देते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक माध्यम हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। तो स्टेज फर्स्ट में हमें इनमें से कोई भी एक माध्यम लेकर और उसके ऊपर एक्स प्लांट को एस्टैब्लिश कर देना है या स्थापित कर देना है। तो इस अवस्था के अंदर इसको फिर आगे सब डिवाइड किया गया है या उप विभाजित किया गया है कुछ स्टेप्स के अंदर। तो उन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट, कर्तोत्तक का क्या करना है, पृथक्करण करना है। पृथक कर लिया, पृथक करने के बाद फिर हम लोग इस एक्स प्लांट का क्या करेंगे, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे या सतही निर्जमीकरण करेंगे, है ना। तो इसके लिए कोई भी केमिकल जो स्टेरिलाइजर है या स्टेरिलाइजिंग एजेंट है उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इस एक्स प्लांट के ऊपर कोई भी अगर माइक्रोब वगैरह उपस्थित है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। सरफेस स्टेरिलाइजेशन का यही एक मेन पर्पज़ होता है। तीसरा स्टेप इसके अंदर है वॉशिंग या सफाई, है ना। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सरफेस के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह उपस्थित है तो वो उतर जाए। और फिर लास्ट स्टेप आता है उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर कर्तोत्तक की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट ऑन अप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम। तो जो भी कल्चर मीडियम हमने लिया है, वाइट मीडियम लिया है या एमएस मीडियम लिया है, उस मीडियम के ऊपर हम लोग एक्स प्लांट को या कर्तोत्तक को एस्टैब्लिश कर देते हैं या स्थापित कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स रहते हैं इस अवस्था के अंदर। इसके अलावा इस अवस्था में हम लोग जो माध्यम यूज़ कर रहे हैं या मीडियम यूज़ कर रहे हैं उस मीडियम के अंदर हमें ग्रोथ रेगुलेटर्स या वृद्धि नियामक को मिश्रित करना है या उसको मिक्स करना है। तो कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स या वृद्धि नियामक हम ले सकते हैं, तो इसमें तीनों में से इसमें एक तो काइनेटिन लेना है ना, और दूसरा कोई भी एक ऑक्सिन ले सकते हो, या तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड ले सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लो और साथ में काइनेटिन। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको मिक्स करने हैं मीडियम के अंदर। और ये ग्रोथ रेगुलेटर्स करते क्या हैं, अभी वृद्धि व विकास को प्रेरित करते हैं, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये इंड्यूस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर एक पेट्री डिश के अंदर हमने माध्यम लिया है और इस माध्यम के ऊपर हमने एक्सप्लांट या कर्तोत्तक को एस्टैब्लिश किया है, और इस मीडियम के अंदर हमें काइनेटिन प्लस IBA या IAA डालना है। उसके बाद थर्ड या तीसरी जो स्टेज है वो आती है स्टेज सेकंड या अवस्था सेकंड बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है जो माइक्रो प्रोपेगेशन का की मेन एक्टिविटी है या मुख्य क्रिया जो है सूक्ष्म प्रवर्धन की, वो इसमें होती है। तो इसमें होगा क्या, कर्तोत्तक की वृद्धि होगी, यानी एक्सप्लांट की इसमें ग्रोथ होगी, और एक्सप्लांट की ग्रोथ से क्या बनेगा अभी, भ्रूण बनेगा या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हो एक पेट्री डिश के अंदर माध्यम के ऊपर भ्रूण के समान संरचनाएं बन चुकी हैं। इनको क्या बोल देते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोस या कायिक भ्रूण बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है माइक्रो प्रोपेगेशन की अवस्था थर्ड, या इसको स्टेज थर्ड भी बोल देते हैं।
तो होता क्या है अभी, जब एक्सप्लांट एम्ब्रियो में परिवर्तित हो रहा होता है ना, जब कर्तोतक से जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो माध्यम के अंदर पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं उनका उपयोग होता है ना। ये जो एक्सप्लांट की सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं ये विभाजन करेंगी, विभाजन से फिर भ्रूण बनेगा, है ना। तो जब विभाजन के दौरान इन्हें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं, तो ये पोषक पदार्थ कहाँ से लेती हैं, माध्यम से लेती हैं। तो माध्यम के अंदर होता क्या है अभी, इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है तो जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि दर बहुत धीमी हो जाती है ना, क्योंकि उनको पोषक पदार्थ मिल नहीं पाते आगे। तो भ्रूण का आगे का जो परिवर्धन है या डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का जो आगे का, वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है या धीमा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या है अभी, अब इसको शिफ्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भ्रूण होता है जो कि डेवलप हो रहा होता है, तो इस भ्रूण या एम्ब्रियो को हमें पुराने माध्यम से निकालकर, पुराना माध्यम जिसमें पोषक पदार्थ खत्म हो चुके हैं उसको बोलते हैं, तो उसमें से हमें भ्रूण को या एम्ब्रियो को निकालकर नए फ्रेश माध्यम के ऊपर, नए ताज़ा माध्यम के ऊपर उसको स्थानांतरित कर देते हैं। तो नए माध्यम के अंदर पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस पर भ्रूण जो है या एम्ब्रियो जो है वो शीघ्रता से प्ररोह में विकसित हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, क्विकली इसमें एम्ब्रियो जो होता है वो शूट सिस्टम के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब कल्चरिंग, या इसको उप संवर्धन भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो ये है अभी चौथी स्टेज, स्टेज थर्ड या अवस्था थर्ड बोल देते हैं इसको। इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें हमें क्या करना है अभी, माध्यम के अंदर जो काइनेटिन है, ग्रोथ रेगुलेटर जो काइनेटिन होता है उसकी उच्च मात्रा हम लोग डालते हैं। ठीक है, इसका हाई जो डोज है वो इसके अंदर डालना पड़ता है। इंक्यूबेटर के अंदर हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं अभी, 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में रखते हैं। और प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश जो है वो नहीं चाहिए होता है ना, या बहुत कम चाहिए होता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी को कम रखा जाता है। नए माध्यम में भ्रूण का जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है वो जल्दी से क्या होता है, प्ररोह के अंदर या शूट सिस्टम के अंदर डेवलप हो जाता है, और फिर क्या बन जाता है भाई, प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस की कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो, संवर्धन ट्यूब या कल्चर ट्यूब के अंदर एक माध्यम है, न्यू मीडियम है, जिसके ऊपर हमने कायिक भ्रूण को या सोमैटिक एम्ब्रियो को एस्टैब्लिश कर दिया है। इस मीडियम के अंदर क्या होना चाहिए भी, काइनेटिन जो है वो हाई डोज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको कॉटन प्लग से बंद करके और फिर इसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं, और कुछ ही सप्ताहों के अंदर नया प्लांटलेट डेवलप हो जाता है, इसके अंदर नीचे की तरफ रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। उसके बाद लास्ट या पांचवी स्टेज इसमें आती है, स्टेज 4, या इसको अवस्था 4 भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है भाई, जो प्लांट्स होते हैं या प्लांटलेट्स जो होते हैं उनको लैब के एनवायरनमेंट से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, जो प्लांटलेट्स हैं उनको आगे के परिवर्धन के लिए या आगे के डेवलपमेंट के लिए उसको सॉइल के अंदर स्थापित करते हैं या रोपित कर देते हैं। ठीक है, उसको सॉइल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो प्लांटलेट्स को लैब के वातावरण से निकालकर ग्रीन हाउस के वातावरण में स्थानांतरित कर देते हैं। लैब का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से क्या होता है, फेवरेबल होता है प्लांट्स के लिए। और जो ग्रीन हाउस का एनवायरनमेंट है या वातावरण है वो होता तो फेवरेबल ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें अनफेवरेबल हो जाती हैं, है ना, यानी थोड़ी बहुत कंडीशंस उसमें फेवरेबल नहीं होती हैं। तो पौधा जो है इस ग्रीन हाउस के वातावरण के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हार्डनिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, इनकी हार्डनिंग की जाती है। तो देख सकते हो आप ग्रीन हाउस के अंदर हमें पॉट के अंदर या गमले के अंदर सॉइल में प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है, रोपित करना है। तो ये है अभी माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन की स्टेजेस। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे इसके लाभ या एडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो क्या है, कायिक प्रवर्धन की एक वैकल्पिक विधि है। इसका क्या मतलब है, एक ऑप्शनल मेथड है ना। कायिक प्रवर्धन या जो सोमैटिक प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है
वो नेचुरली हम लोग करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कलम के द्वारा, कलम रोपण कर सकते हैं सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर, या फिर हम लोग टिश्यू कल्चर के द्वारा या उत्तक संवर्धन के द्वारा माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कर सकते हैं। तो दो दो मेथड्स हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ऑप्शन है या एक विकल्प है हमारे पास, इसलिए इसको वैकल्पिक विधि या ऑप्शनल मेथड बोल देते हैं। इसके अलावा ये बहुत तीव्र विधि है, यानी बहुत कम टाइम के अंदर ही बहुत अधिक संख्या में जो प्लांट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं इससे। तो ये एक फास्ट मेथड है, कम समय में कम जगह पर, है ना, टाइम भी बहुत कम लेती है और जो स्पेस है या जगह जो है बहुत ही कम चाहिए होती है, और अधिक संख्या में पौधे विकसित किए जा सकते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स के अंदर हम लोग प्लांट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा। जो शूट मल्टीप्लिकेशन का एक चक्र है या एक साइकिल जो होता है वो कितने टाइम में पूरा होता है, 2 से 6 सप्ताहों के अंदर या 2 to 6 वीक्स के अंदर, ठीक है। और प्रत्येक चक्र में जो शूट्स होते हैं उनकी संख्या जो है या नंबर जो है वो लघुगणकीय वृद्धि दर्शाता है ना, लॉगरिथमिक ग्रोथ शो करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे 2 है तो 2 से कितने बनेंगे, 4 प्लांट्स बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इसको क्या बोल देते हैं, लॉगरिथमिक ग्रोथ या लघुगणकीय वृद्धि बोल देते हैं। तो ये वृद्धि जो है वो इन साइकिल्स के अंदर, मल्टीप्लिकेशन साइकिल या गुणन चक्रों के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं या उत्पादित करते हैं, क्या 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 उत्पादित करते हैं, बल्ब्स, है ना, या कंद या घनकंद, जैसे मैंने आप एग्जांपल्स आपको बताए थे, अनियन है, प्याज, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो है, आलू, और कॉरम है, अरबी, है ना। इन प्लांट्स के अंदर ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड है ये बहुत अधिक लाभदायक होती है या लाभकारी होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो छोटे साइज के बल्ब्स, कंद और घनकंद हैं ये पूरे वर्ष अवेलेबल रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर जो है ये अवेलेबल रहते हैं या उपलब्ध रहते हैं, किसके लिए, प्लांट मल्टीप्लिकेशन के लिए या पादप गुणन के लिए, ठीक है। अब जो प्रवर्धों की बात कर लेते हैं या प्रोपेग्यूल्स की बात कर लेते हैं, जो छोटे आकार के होते हैं वो बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। क्यों होते हैं अभी, बेनिफिशियल क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो भंडारण है यानी इनका जो स्टोरेशन है या फिर इनका जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट जो है, वो बहुत ही कम जगह घेरता है, यानी बहुत कम स्पेस के अंदर ही हम लोग इनका भंडारण और परिवहन, ठीक है, स्टोरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है इसके अंदर। इसके अलावा जो सूक्ष्म प्रवर्ध होते हैं यानी कि माइक्रो जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनका अनुरक्षण या मेंटेनेंस जो है वो हम लोग सॉइल फ्री एनवायरनमेंट के अंदर या मृदा रहित वातावरण में कर सकते हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है, बहुत बड़े स्तर पर यानी लार्ज स्केल के ऊपर इनका स्टोरेज या भंडारण जो है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा स्टॉक पौधे जो होते हैं यानी कि जो स्टॉक प्लांट्स होते हैं उनका जो जनन द्रव्य है या इसको बोल देते हैं जर्म प्लाज्म, इनको बहुत लंबे टाइम तक यानी कि कई वर्षों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अनुरक्षित कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा। तो इसमें हम लोग करते क्या है, माइक्रो पार्ट यानी सूक्ष्म भाग लेते हैं किसका, स्टॉक प्लांट का, और उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करके और उसको कई वर्षों तक अनुरक्षित करके या मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा रोग मुक्त पौधों का जो उत्पादन है वो भी किया जा सकता है माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा। कैसे किया जा सकता है अभी, पौधे के अंदर जो मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो एक ऐसा भाग होता है या ऐसा उत्तक होता है जो डिजीज फ्री होता है, यानी कि वो डिजीज से अफेक्टेड नहीं होता। तो अगर एक डिजीज्ड प्लांट है, रोगी पौधा है, तो उसका हम लोग शूट एपेक्स अगर ले लें तो उसमें रोगजनक नहीं होगा। तो उस शूट एपेक्स का अगर हम अपने कल्चर करें माध्यम के ऊपर या मीडियम के ऊपर, तो हम लोग जो प्लांट डेवलप करेंगे वो कैसा होगा, रोग मुक्त होगा या डिजीज फ्री होगा, ठीक है। इसके अलावा
डायोशियस प्लांट्स या एक लिंगाश्रयी पौधे, ये कौन से होते हैं भाई? ऐसे प्लांट्स जिनमें नर पुष्प अलग पौधे के ऊपर उत्पन्न होते हैं और मादा पुष्प अलग पौधे के ऊपर उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्रयी पौधे या डायोशियस प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है। इनकी जो बीज संततियां हैं, यानी कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो 50% जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? मेल होंगे या नर होंगे, और जो 50% प्लांट्स होते हैं वो कैसे होंगे? मादा या फीमेल होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ मादा पौधे ही चाहिए, है ना, सिर्फ फीमेल प्लांट्स हमें चाहिए, नर पौधे या मेल प्लांट्स हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन करते हैं, इनका माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं मादा पौधों का, और उससे बहुत अधिक संख्या में हम लोग वांछित संततियां, यानी अगर मादा या फीमेल प्लांट चाहिए तो फीमेल बना लेंगे, और अगर नर या मेल प्लांट चाहिए तो मेल बना लेंगे, तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका बेनिफिट रहता है अभी। इसके अलावा जो कमर्शियल नर्सरीज होती हैं उनमें क्या होता है? सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए या माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए कम से कम स्थान की आवश्यकता होती है ना, बहुत कम स्पेस रिक्वायर्ड होता है माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। तो संवर्धन ट्यूब्स में, जो कल्चर ट्यूब्स होती हैं, उनमें हजारों प्लांटलेट्स को, यानी थाउजेंड्स ऑफ द प्लांटलेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं या अनुरक्षित कर सकते हैं। तो जो बागवानी जातियाँ होती हैं, यानी कि जो हॉर्टिकल्चरल स्पीसीज होती हैं, उनका अनुरक्षण या मेंटेनेंस जो है वो आसानी से माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमी गति से वृद्धि करते हैं, है ना, यानी स्लो ग्रोथ प्लांट्स होते हैं, उनमें माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो बहुत ही अधिक उपयोगी विधि है। कैसे? अभी ऐसे पौधों में जो बीज है वो कई वर्षों पश्चात उत्पन्न होते हैं, है ना। अगर बीज बीज बनाएंगे ये, यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कई वर्ष लग जाएंगे इनको बीज बनाने में, यानी लगभग 8 से 10 वर्षों में ये एक अपना लैंगिक जनन चक्र या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो 8 से 10 वर्षों में बीज बनेंगे एक बार। ठीक है, ऐसे पौधों के अंदर जिनकी वृद्धि जो है वो बहुत धीमी होती है। इनके अंदर क्या होता है? बीज ही केवल प्रवर्ध होता है, इसका मतलब इनका हम लोग वेजिटेटिव पार्ट लेकर उसका प्रवर्धन नहीं कर सकते। इनमें होता क्या है? जो बीज है केवल वही प्रोपेग्यूल होता है या प्रवर्ध होता है। ठीक है, तो हमें इसका सिर्फ बीज चाहिए होता है, तो बीज को हम लोग प्रवर्ध की तरह, प्रोपेग्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन के उपयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी जो प्रोपेग्यूल्स की उपलब्धता में कठिनाई है, यानी जो प्रवर्ध की उपलब्धता है या अवेलेबिलिटी है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस या इसके लाभ हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के। जो बीज उत्पादन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो हम लोग संततियां उत्पन्न करते हैं, प्लांट प्रोजेनिस डेवलप करते हैं, वो 100% एक समान नहीं होती है ना, 100% आइडेंटिकल नहीं होती हैं, और ऐसा करना संभव भी नहीं है। लेकिन अगर अपने माइक्रो प्रोपेगेशन करवा लें तो ये संभव है, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा जो भी प्लांट्स डेवलप होंगे वो कैसे होते हैं? क्लोन्स होते हैं, और क्लोन्स का मतलब 100% आइडेंटिकल या एक समान। ठीक है, इसके अलावा कुछ तकनीकें हैं, जैसे पुनर्योजी डीएनए तकनीक, या इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं, अगुणित संवर्धन या हैप्लॉइड कल्चर भी बोल देते हैं, है ना, जैसे एंथर कल्चर है या पॉलन कल्चर वगैरह है, या कायिक संकरण जिसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं। तो इन तकनीकों के द्वारा जो नई उत्तक सामग्री या न्यू प्लांट मटेरियल उत्पन्न किया जाता है, उसका हम लोग गुणन कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।